चलिए, क्रेडिट पॉलिसी। बेटा क्रेडिट पॉलिसी का दूसरा नाम होता है डेटर्स या रिसीवेबल मैनेजमेंट। इस चैप्टर का बेसिकली उद्देश्य क्या है? अगर हम ध्यान से सोचें, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? इस चैप्टर में बेसिकली हमने दो मुद्दों पे गौर करना है। ध्यान दें, एक वेदर टू गिव क्रेडिट और नॉट, मतलब क्या हमें माल उधार पे बेचना चाहिए या नहीं। अगर हम तय कर लेते हैं हाँ भाई उधार पे माल बेचे, तो हमारा दूसरा जो प्रश्न उठता है वो ये है कि हम क्या क्रेडिट पीरियड दें। क्रेडिट पीरियड क्या होना चाहिए? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कितना क्रेडिट पीरियड होना चाहिए? तो क्रेडिट पीरियड की तो आपको पता है बड़ी महिमाएं हैं। आप जितना क्रेडिट पीरियड दो उतना अच्छा है। क्रेडिट पीरियड से सेल्स बढ़ती है। एक बार एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर क्रेडिट पीरियड से सेल्स कैसे बढ़ जाती है? मैंने कहा ये तो बड़ा मैंने एग्जांपल है, इसमें तो बकायदा देखा मैंने। एक बार एक न्यूली वेड कपल था, नया शादीशुदा जोड़ा, जो क्रोमा पे टीवी लेने गए। अब आपको पता है क्रोमा का शोरूम तो बढ़िया है, उसमें कई तरह के उन्होंने लगा रखे। तो एक करीबन 56 इंच का या 52 इंच का, मैं भूल गया वो टीवी लगा हुआ था, 3D टीवी, बहुत खूबसूरत, एकदम स्लिम आता है, स्लिम वाला आता है बिल्कुल, बड़ा प्यारा खूबसूरत टीवी। अब हस्बैंड टीवी की तरफ ऐसे देखे, वाइफ भी ऐसे देखे, फिर वो एक दूसरे की तरफ देखे, फिर टीवी की तरफ। हस्बैंड ने बोला भाई टीवी कैसा है? वाइफ बोली गजब का है। बोला अपने बेडरूम में कैसा लगेगा? तो मजा आ जाएगा, बेडरूम में इतना बढ़िया टीवी है, कितना अच्छा लगेगा। उन्होंने सेल्समैन को बुलाया, बोला भाई टीवी कैसे दिया? सेल्समैन ने बोला सर बहुत बढ़िया टीवी है, झकास टीवी है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए का है। अब हस्बैंड ने फिर टीवी की तरफ देखा, वाइफ ने फिर टीवी की तरफ देखा। हस्बैंड बोला तो ज्यादा बड़ा नहीं है? वाइफ बोली हाँ बड़ा तो है, अपने बेडरूम में बड़ा नहीं रहेगा। ऐसा विचार उनके मन में क्यों आया? क्योंकि 1.5 लाख रुपए एक साथ देना उनके लिए कष्टदायक। तो उनका विचार बदल रहा है, फिर टीवी की तरफ देख रहे हैं, तो ज्यादा बड़ा नहीं है? वाइफ बोली हाँ बड़ा तो लग रहा है, तो मजा तो बेडरूम में पता नहीं। अब वो जो आपका सेल्समैन था वो भाग गया। सेल्समैन बोला भाई सर आप ये किस्तों में ले सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। आप क्या करिए 50% अभी दे दीजिए, 50% 1 महीने बाद, यानी 75,000 अभी और 75,000 1 महीने बाद। अब फिर कपल के मन में विचार बदल रहे हैं। हस्बैंड टीवी की तरफ देख रहा है, वाइफ टीवी की तरफ देख रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हस्बैंड बोला इतना बड़ा भी नहीं है। वाइफ बोली हाँ मतलब बड़ा तो है पर इतना बड़ा नहीं है। नहीं फिर भी देखो बड़ा है, रूम के हिसाब से थोड़ा बड़ा है। अब क्योंकि अभी भी उनकी रीच में नहीं था, सेल्समैन तेज था आप लोगों की तरह, तो हम क्या बोला सर आप इसको 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, 25,000 25,000 25,000। यानी वो क्या कर रहा है? क्रेडिट पीरियड बढ़ा रहा है। और जैसे जैसे क्रेडिट पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे कपल के मन में उस टीवी को लेने की इच्छा बढ़ रही है, प्रबल हो रही है। अब फिर हस्बैंड ने टीवी की तरफ देखा, वाइफ ने टीवी की तरफ देखा, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हस्बैंड बोला वैसे तुम ध्यान से सोचो, अगर हम अपने बेडरूम की बेड की पोजीशन बदल दें तो टीवी कितना सेट आ जाएगा। यानी उन्होंने पक्का मन बना लिया कि वो टीवी लेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट पीरियड उनके रीच में टीवी को लिया। तो कहने का बेसिकली पर्पस क्या है कि देखो क्रेडिट पीरियड का काफी फायदा होता है। इससे जो है आपकी जो सेल है वो बढ़ जाती है, उसमें कोई। तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे क्रेडिट पीरियड बढ़ता है सेल हमारी ज्यादा होती है। तो इस टॉपिक में हमने यही स्टडी करना है कि पहली बात उधार पे माल बेचे या ना बेचे, और दूसरी बात अगर उधार पे बेचे तो कितने दिन का उधार। इस बात को समझने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम क्या करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करते हैं। बेटे कॉस्ट मतलब उधार देने के खर्चे, बेनिफिट मतलब उधार देने के फायदे। अब कॉस्ट बेनिफिट आप कंपेयर करोगे और अगर आपका बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट कम है तो आप उधार दे दोगे, कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है तो उधार नहीं दोगे। और अगर डिफरेंट ऑप्शंस हैं तो आप वो वाली स्कीम फॉलो करोगे जिसमें आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो अब $1 मिलियन प्रश्न ये उठता है कि भाई कॉस्ट क्या होगी? व्हाट इज द कॉस्ट? तो अगर हम क्रेडिट से रिलेटेड जो अपनी कॉस्ट हैं उनको कैटेगराइज करें
तो बेटे उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में? 4। पहली है कलेक्शन कॉस्ट, डेट्स को कलेक्ट करने का खर्चा। जितना आपका क्रेडिट पीरियड बढ़ता जाएगा, आप इस बात को मानेंगे, उतनी कलेक्शन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जितना लंबा क्रेडिट पीरियड होगा उतने रिमाइंडर्स ज्यादा होंगे, उतने आपकी परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी, उतना स्टाफ आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। अब मैकडोनल्ड्स देख लो, उनका तो क्रेडिट पीरियड 0 होता है। भाई साहब पहले पैसे देते हो फिर बर्गर देते हैं। आपने खाया मैकडोनल्ड्स में? आपने नोट किया, पहले पेमेंट होती है फिर बर्गर आता है। तो उनके पास तो कलेक्शन के लिए कोई स्टाफ होगा ही नहीं, उनकी तो कलेक्शन कॉस्ट क्या है? 0। तो जितना आप क्रेडिट पीरियड बढ़ाएंगे उतना आपको कलेक्शन का खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा होता है कैपिटल कॉस्ट। अब इस बात को आप यूं समझो, अब ये मान लीजिए मोबाइल है 30,000 रुपए का, मैं इसको खरीदता हूं और आपको उधार पे बेच देता हूं 2 महीने के लिए। तो साहब मेरे तो 30,000 रुपए लग गए ना, और आपको मैंने 2 महीने के लिए उधार पे बेच दिया, तो मेरा तो 30,000 रुपए 2 महीने का ब्याज का नुकसान हो गया। अगर मैं आपको ये उधार पे नहीं बेचता तो ये 30,000 रुपए मैं बैंक में जमा करा सकता था, जहां से मुझे 2 महीने का ब्याज मिलता। या अगर मैं लोन पे पैसा लेता हूं तो 30,000 रुपए का कम लोन लेता, उस लोन पे मुझे ब्याज बचता। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुई कि अगर आप उधार पे माल बेचोगे तो कहीं ना कहीं आपका पैसा ब्लॉक होगा, और जब पैसा आपका ब्लॉक होगा तो उस पे आपको क्या होगा? लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इस लॉस ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल कॉस्ट। क्या बोल देते हैं? कैपिटल कॉस्ट। ये जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। तीसरा, बैड डेट्स। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला सर मुझे तो आज तक किसी ने धोखा ही नहीं दिया। मैंने कहा आप तो बड़े खुशकिस्मत हो, कमाल के व्यक्ति को, आपको किसी ने आज तक धोखा नहीं दिया। कहता हाँ सर मैंने कभी किसी पे विश्वास ही नहीं किया। यानी अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो धोखा भी नहीं होगा, उधार पे माल नहीं बेचोगे तो बैड डेट भी नहीं होगा। मैकडोनल्ड्स के बैड डेट हो सकते हैं? हो नहीं सकते। आप गए मैकडोनल्ड काउंटर पे, हो पैसे भूल गए, बोले कोई बात नहीं सर ले आओ, फिर बर्गर दे दूंगा। बैड डेट का तो मतलब ही नहीं। यानी जब उधार पे माल ही नहीं बेचोगे तो बैड डेट क्यों होंगे, और जितने ज्यादा उधार पे माल बेचोगे उतने बैड डेट होने के चांसेस ज्यादा है। सोचो क्यों? ज्यादा उधार पे माल बेचने का मतलब होता है कि कमजोर लोग आपके कस्टमर बनेंगे। कमजोर लोग कस्टमर बनेंगे तो उनका डिफॉल्ट रेट भी क्या होगा? हाई। तो उस केस में आपके बैड डेट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बेटे चौथी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो है डेलिंक्वेंसी कॉस्ट। डेलिंक्वेंसी कॉस्ट कोई अलग कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ डिलेड पीरियड है। जैसे मैंने आपको 60 दिन का उधार दिया, 60 दिन में बाद कहा यार वो आपने पैसे देने थे, आप बोले हो मैं तो भूल गया सर, मैं परसों ले आऊंगा, परसों आना, परसों ले आऊंगा। 2 दिन आपने क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया, परसों बीता, मैंने वो पैसे लिए, निकाले भी थे, वो टेबल भी रह गए। सर मैं अगला 4 दिन बाद चक्कर लेगा, 4 दिन पक्का सर मैं ले आऊंगा। 4 दिन से क्रेडिट पीरियड और बढ़ गया, डिले होती जा रही। 4 दिन बाद आप आए, बोले सर वो क्या बताऊं सर मैं कहीं और से आ रहा हूँ, रात को मैं निकला था, रात को बड़ा डर लगता है तो मैं पैसे लेके नहीं गया, मैं कहीं और से आ रहा हूँ सर, मैं 6 दिन बाद आऊंगा। बाय गॉड मैं आपके 6 दिन बाद पैसे पक्का दे दूंगा। 2, 4, 6, 12 कुल मिला के जो है 12 दिन से आपने क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया। तो इस 12 दिन का जो ब्याज का नुकसान है, इस 12 दिन की जो कलेक्शन कॉस्ट है, इस 12 दिन के जो बैड डेट्स हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? डेलिंक्वेंसी कॉस्ट। तो डेलिंक्वेंसी कोई अलग कॉस्ट नहीं है, ये वही 3 कॉस्ट है डिलेड पीरियड। तो बेटे कुल मिला के अगर आप उधार पे माल बेचोगे तो आपकी 4 तरह की कॉस्ट इनकर होंगी। एक कलेक्शन कॉस्ट, दूसरा कैपिटल कॉस्ट, तीसरा बैड डेट्स, चौथा डेलिंक्वेंसी। चार्ट बनाते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम डेलिंक्वेंसी को अलग नहीं दिखाते क्योंकि वो उन्हीं तीनों में मर्ज हो जाए। तो कुल मिला के आपकी 3 कॉस्ट हम प्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हो गए आपके खर्चे। अब बात उठती है कि भी बेनिफिट क्या है। उसका मैं एग्जांपल दे ही चुका हूं आपको, क्रोमा वाला, कि जब वो जो क्रोमा का जो सेल्स मैंने जैसे जैसे क्रेडिट पीरियड बढ़ा रहा था, वो कपल के लेने की इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। और जैसे उसने कहा भाई आप 6 किस्तों में दे सकते हो, उसने कहा ले आओ जी टीवी तो लेके जाएंगे, चाहे बेड की पोजीशन चेंज कर ली। एक्चुअली में बेड की पोजीशन की बात नहीं थी, बात सारी पेमेंट की। जब कोई चीज आपके रीच में होती है तो आपको अच्छी लगती है, नहीं होती है तो आपको बुरी लगती है। तो बेटा सबसे बड़ा एडवांटेज क्रेडिट पीरियड का एक ही होता है, इससे आपकी जो है ग्रोथ होती है किसमें? सेल्स। अब सेल्स जो बढ़ती है वो 2 तरह से बढ़ सकती है। देखिए मैं उधार दे रहा हूं, मेरे 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक, मैं उधार ये सोच के दे रहा हूं कि नए लोग मेरे कस्टमर बने। कौन बने? नए नए लोग मेरे कस्टमर बने। तो
तो ऐसी स्ट्रेटेजी को आप कहोगे ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। जब आपको ऑब्जेक्टिव है नए लोगों को कस्टमर बनाना, तो वह स्ट्रेटेजी कहलाएगी ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। दूसरी आपकी स्ट्रेटेजी हो जाती है जिसको आप कह सकते हो सेल रिटेंशन स्ट्रेटेजी। क्या बोल सकते हो? सेल रिटेंशन मतलब आप इसलिए उधार पे माल बेच रहे हो क्योंकि आपके कंपटीटर्स उधार पे बेच रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगर आप उधार पे माल नहीं बेचोगे तो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको छोड़कर कॉम्पिटिटर से माल खरीद लेंगे। तो इस विचार से आप उधार देना शुरू कर देते हो कि चलो सही रहेगा कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हमारे पास रुके रहेंगे, तो उसको हम कहते हैं सेल रिटेंशन पॉलिसी। खैर बोथ केसेस में आप इस बात से एग्री करेंगे कि उधार देने से आपकी सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी तो उस पर प्रॉफिट बढ़ेगा। एक तरफ आपकी कॉस्ट बढ़ रही है और एक तरफ आपकी सेल बढ़ रही है, सेल पर प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर करेंगे। बेनिफिट को किससे कंपेयर करेंगे? कॉस्ट। जैसे एक तराजू में डाल के आपने देखा, जैसे इसमें बेनिफिट का पलड़ा भारी है, यानी बेनिफिट कॉस्ट के मुकाबले ज्यादा है, तो आप उधार दे दोगे। और अगर कॉस्ट ज्यादा हो, बेनिफिट कम हो, तो आप सॉरी कह दोगे। और अगर मल्टीपल क्रेडिट पॉलिसी है तो आप उस वाली पॉलिसी को अडॉप्ट करोगे जिसमें आपका बेनिफिट हाईएस्ट, यानी नेट बेनिफिट यानी प्रॉफिट जिसको आप कहेंगे वो क्या होगा? हाईएस्ट। तो आपको समझ में आया क्रेडिट पॉलिसी का उद्देश्य? तो क्रेडिट पॉलिसी का उद्देश्य होता है कि भाई हम माल उधार पे बेचें या ना बेचें, और अगर बेचें तो क्या क्रेडिट पीरियड होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉस्ट और बेनिफिट का कंपैरिजन। बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट चार तरीके के होते हैं, सॉरी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट चार तरीके की होती है। एक कलेक्शन कॉस्ट, दो इंटरेस्ट कॉस्ट, तीन बैड डेट्स, चौथा डेलिंक्वेंसी कॉस्ट। और बेनिफिट एक ही रूप का होता है, मोर सेल्स मोर प्रॉफिट। और उसके बाद अगर हमारे बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है तो हम उधार पे माल बेचेंगे, और अगर मल्टीपल पॉलिसीज हैं तो हम उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे जहां पे हमारा नेट बेनिफिट यानी हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, वहां पर हम उसको फॉलो करेंगे। आइए बेटा देखिए, देखो आप अपना कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हो। ये एक बेहतरीन कंप्यूटराइज फॉर्मेट है जिसमें मैंने हर बात को कंसीडर करके बनाया। अब देखो इस फॉर्मेट को ऐसे करने से मजा नहीं आएगा, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको क्लैरिटी होगी और आनंद आएगा। तो पहले आप क्या करो, ये क्वेश्चन जो है आप लिख लो अपने पास, अच्छा रहेगा। फिर मैं आपको ये कराता हूँ। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आप इसको लिख लें। पूरा 1 मिनट आपके लिए वेट कर रहा हूँ, आप इसको लिखें। फिर हम उस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे तो आपको एक एक टर्म ऐसे क्लियर हो जाएगी साहब, मैं बता नहीं सकता। वो आप देखिएगा किस तरह से क्लियर हो। देखिए बेटा, इसको आप एक केस समझिए तो आपको आनंद आएगा। अभी जो है हमारा जो क्रेडिट पीरियड है वो है बेटा 1 मंथ, यानी अभी हम 1 महीने की उधार देते हैं, और इसलिए अभी हमारी जो सेल है वो है 100 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 40%, फिक्स कॉस्ट 20 लाख। जो कलेक्शन के खर्चे हैं बेटे एट प्रेजेंट 5 लाख हैं, और हमारे जो बैड डेट्स हैं वो 2% ऑफ सेल्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी अपने प्रेजेंट सिचुएशन का प्रॉफिट निकालते हैं, तो उससे आपको क्लैरिटी होगी। आइए देखिए, इधर देखिए, अभी प्रेजेंट हमारा क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ, एम का मतलब मंथ, और इस लेवल पे हम 100 लाख का माल बेचते हैं, 100 लाख। वेरिएबल कॉस्ट जैसे हमने देखा था 40% है, तो 100 लाख का 40% हो गया 40 लाख। फिक्स कॉस्ट हमारी 20 लाख है, तो टोटल कॉस्ट जो इन दोनों का जोड़ होगी वो हो जाएगी 60 लाख। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स क्या है, यानी डेटर्स में हमारा कितना पैसा ब्लॉक हुआ है। इसके लिए मैंने आपके लिए खूबसूरत सा फॉर्मूला बनाया है इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स का, टोटल कॉस्ट इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 360। लेकिन अगर क्रेडिट पीरियड मंथ्स में हो तो नीचे बेटा 360 मत लीजिएगा, 12 लीजिएगा, जैसे कि यहां पे हमारे 1 मंथ है। आइए देखिए, टोटल कॉस्ट हो गई 60 लाख इंटू क्रेडिट पीरियड 1 मंथ अपॉन 12, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स हो गया 5 लाख। राइट, अभी की आप देखिए क्वेश्चन जो लिखा आपने, कलेक्शन चार्जेस हैं 5 लाख, बैड डेट्स जो बोले गए हैं वो बोले गए 2% ऑफ सेल्स, तो 2% आप किसका निकाल लेंगे,
100 lakhs का जो हमारी सेल्स है तो बैड डेट्स हो गए 2 lakhs। और आप देखिए क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने बताई है 20%। चेक करिए, देखिए लास्ट में लिखा है बिल्कुल, ये देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट 20%। तो जितना भी पैसा हमारा डेटर्स में इन्वेस्ट हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन में कितना है 5 lakhs, इस 5 lakhs पर हमको 20% इंटरेस्ट का लॉस होगा 1 lakh। अब जरा ध्यान दो, 100 lakhs हमारी अभी की सेल्स है, 60 lakhs हमारी कॉस्ट है, तो इसका मतलब अभी हम कमा रहे हैं 40 lakhs बिफोर क्रेडिट पॉलिसी कॉस्ट। शब्दों पे ध्यान दें, बिफोर क्रेडिट पॉलिसी कॉस्ट। और क्रेडिट पॉलिसी की कॉस्ट क्या है? 5 लाख रुपए कलेक्शन चार्ज, 2 लाख रुपए बैड डेट्स, 1 लाख रुपए ब्याज, यानी कुल मिला के 8 लाख। 40 लाख में से बच्चे मेरे 8 लाख घटाऊंगा तो 32 लाख का मेरा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है वो 32 लाख है। अभी एट प्रेजेंट मैं 32 लाख कमा रहा हूं। जब मैं उधार दे रहा हूं 1 महीने की, मेरी सेल्स है 100 lakhs, मेरे प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट पॉलिसी कॉस्ट है 40 lakhs, क्रेडिट से रिलेटेड कॉस्ट 8 लाख की घटाता हूं तो मेरे फाइनल प्रॉफिट आते हैं 32 लाख। अब क्वेश्चन में देखिए आप, अब हमारे पास हमारे मार्केटिंग मैनेजर ने एक प्रपोजल भेजा है। वो कह रहा है सर क्रेडिट पीरियड बढ़ा दीजिए, 3 महीने कर दीजिए, 1 महीने से कुछ नहीं होगा, 3 महीने करें। इससे क्या होगा? हमने पता लगाया, इससे ये होगा कि हमारी सेल्स जो है 140 लाख हो जाएगी, कलेक्शन कॉस्ट हमारी 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगी और बैड डेट्स हमारे बढ़कर 5% हो जाएंगे। फिर देखिए सेल्स 140 लाख, कलेक्शन कॉस्ट बढ़ेगी 2 लाख से और बैड डेट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे 5%। 2 मतलब 5% हो जाएगी, बाय मतलब इतने से बढ़ जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब मैं अपना प्रपोजल यहां ले रहा हूं, ये मेरा प्रपोजल हो गया। प्रपोजल एक ही प्रपोजल है तो ये सब के जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको हम काट सकते हैं। अब देखिए उधार का क्रेडिट पीरियड उसने हमें कितना कहा भाई? 3 months कर दीजिए, हमने 3 months कर दिया। ऐसा करने से बेटा हमारी सेल्स 140 लाख हो जाएगी और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो 140 का 40% यानी 56 लाख हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट एज इट इज 20 लाख रहेगी, तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 76 लाख। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स की बात करें, वो हो जाएगा 76 लाख इंटू क्रेडिट पीरियड 3 months डिवाइडेड बाय 12, वो हो जाएगी 76 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 यानी 19 लाख। 19 लाख। फिर से देखिए 76 लाख हमारी टोटल कॉस्ट है इंटू क्रेडिट पीरियड जो कि 3 months है डिवाइड बाय 12 यानी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स हमारा हो जाएगा 19 लाख। अब क्वेश्चन कहता है कलेक्शन चार्जेस 2 लाख से बढ़ जाएंगे, पहले थे 5 लाख, अब 2 लाख से बढ़कर क्या हो जाएंगे 7 लाख। बैड डेट्स जो है वो 5% ऑफ सेल्स हो जाएगी। चेक करिए 5% ही है ना, 5% ऑफ सेल्स हो जाएगी और सेल्स हमारी कितनी है 140 लाख। 5% ऑफ सेल्स का मतलब ये भी 7 लाख हो जाएगी। अच्छा इंटरेस्ट 20% है और अभी हमने इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कितना निकाला 19 लाख, तो 19 लाख का अगर आप 20% कर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट लॉस आ जाएगा। 19 लाख का 20% ये आपका आता है 3.8 लाख। अब आप देखिए बेटा हमारी सेल्स 140 लाख, टोटल कॉस्ट 76 लाख, 140 में से 76 मैंने घटाया तो 64 लाख के मेरे प्रॉफिट आए। इस 64 लाख में से 7 लाख मैं घटाऊंगा कलेक्शन के, 7 लाख घटाऊंगा बैड डेट्स के और 3.8 लाख घटाऊंगा आपके इंटरेस्ट के। तो वो घटाने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 46.2 लाख आ रहा है। तो वाह भाई वाह, हमारा तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसका मतलब हमें प्रपोजल क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये प्रपोजल हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इससे बढ़िया क्या होगा कि भाई साहब 32 लाख से बढ़कर 40.2 लाख कमाएंगे, यानी 14.2 लाख की प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। तो ऐसी पॉलिसी के लिए तो हम यही कहेंगे वाह वाह, इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
चेक करिए, आपको क्लियर है? चलिए बच्चों के सामने एक सवाल आ गया है। अब पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था एक प्रपोजल था, यहां दो प्रपोजल है, प्रपोजल ए प्रपोजल बी। अब आपने यहां पर पहले बता दूं, ध्यान देना है बाय और टू पर, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यही बच्चा मार खाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये है बाय 6 लाख, ध्यान दीजिए। ये है टू 15 लाख, टू 15 लाख। ये है बाय 5%, ध्यान दीजिए। और ये है टू 15%। ये बाय और टू पे ध्यान देना है। मेरे जैसा भला आदमी आपको नहीं मिलेगा जो आपको हिंट भी दे देता है। अब ये टेस्ट है, देखते हैं कौन बच्चा जो सबसे पहले करता है, उसको यहां पर बुलाकर उसको शाबाशी दी जाएगी, फैसिलिटेट किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। अब आपको मौका है अपना हुनर दिखाने का, आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए। चलिए सर, आंसर की हल्की सी झलक दिखाई दी आपको मैंने। हाँ जी, किस किस का आंसर आ गया, हाथ खड़ा करें। वाह भाई वाह। सबसे पहले गौरव का आंसर आया है। गौरव के तीनों आंसर मैच हो गए हैं। प्रेजेंट 8 लाख, प्रपोजल ए 140, प्रपोजल बी 26 लाख। तो गौरव जो है पहले स्थान पे आए, इनके लिए जोरदार तालियां, सब बच्चे तालियां बजाएं। गौरव जी आ जाइए जरा, आइए आइए। देखिए आपको गौरव से मिलवाते हैं, बड़ा होनहार बच्चा है, ये ज्यादातर क्वेश्चन के पहले आंसर निकालता है। ये हमारे गौरव जी हैं, इधर आइए। इनका बिल्कुल सही आंसर आया, वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए एक बार जोरदार ताली। जो बच्चा ताली नहीं बजा रहा उसके नंबर कम आएंगे, मैं बता रहा हूं, इसलिए जोर से तालियां बजाएं, जोर से। आइए मैं आपको ना इस क्वेश्चन के थोड़े टिपिकल पॉइंट्स बता देता हूं। देखो 2-3 पॉइंट्स हैं जहां बच्चे गलती करते हैं, आपने की होगी, मैं वही बता रहा हूं। यहां बोला गया है कि प्रपोजल ए में की जो कलेक्शन कॉस्ट है वो 6 लाख से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब पुरानी कलेक्शन कॉस्ट 5 लाख है और ये 6 लाख से बढ़ जाएगी। तो प्रपोजल ए की जो कलेक्शन कॉस्ट है वो 5 + 6 11 लाख हो जाएगी। अब बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बता दूं, बच्चे इसको क्या ले लेते हैं, 6 लाख ले लेते हैं। वो बाय शब्द पे ध्यान नहीं देते। बाय 6 लाख का मतलब होता है जितना पहले हो रहा है प्लस ये नया वाला 6 लाख, यानी टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 11 लाख। इसी प्रकार इसमें भी देखिए आपको बैड डेट्स बोले गए बाय 5%, यानी पहले बैड डेट्स कितने होते थे, 3%। अब बाय बोले गए हैं तो इसका मतलब नए बैड डेट्स जो हैं वो सेल्स का 8% होंगे। देखिए आप, सेल्स का 8%। अब ये जो सेल्स है आपकी, ओ थोड़ा मैं गलत दिखा गया आपको, दूसरी स्लाइड दिखाइए, फिर देखिए। बाय 5% बोले गए और पहले कितना था, 2%। तो 5 + 2 7% हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे सेल्स का। तो सेल्स हमारी देखिए कितनी है, 2,40,000। इसको आप 7% से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं लिख दे रहा हूं साइड में, तो आप देखिए आपके 16.80 लाख आ जाएंगे। तो यहां भी बच्चे क्या गलती करते हैं, सिंपल सी, वो 5 + 2 7% लेने की जगह बैड डेट्स को 5% ले लेते हैं। 7 लेना है क्योंकि बाय लिखा है। पर अगर बी प्रपोजल में देखेंगे तो वहां दोनों जगह 2 लिखा है। तो 2 में क्या होगा, यही वाली फिगर्स लेनी है, ओल्ड में ऐड नहीं करना। यानी इसका मतलब इस केस में आपकी कलेक्शन कॉस्ट 15 लाख हो जाएगी, देखिए 15 दिखाया है। और जो बैड डेट्स हैं वो 500 लाख का कितना परसेंट है, देखिए 15% है। तो 500 लाख का 15% हो जाएंगे बैड डेट्स। ये वाले बैड डेट्स, ये 500 लाख का 15% हो जाएंगे 75 लाख। तो जब 2 लिखा हो तो वही वाली फिगर्स लेनी है, और जब बाय लिखा हो तो ओल्ड में नई वाली फिगर जोड़ कर लेनी है। ये डिफरेंस है बाय और 2 का, और ये बड़ा मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है। बच्चे यही बहुत भयंकर गलती करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यहां गलती नहीं करें। तो इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन परफेक्ट हो गया। आइए अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स। अगर क्रेडिट सेल्स ना दी हो तो आप टोटल सेल्स भी ले सकते हैं। कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट पीरियड नहीं बताएगा। तेज है, चाहता है बच्चे कंफ्यूज हो जाए। इसकी जगह वो क्या करेगा, आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो या अकाउंट्स टर्नओवर रेशियो दे देगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने डेटर्स टर्नओवर रेशियो बताई है तो आप क्या कर सकते हैं,
12 को, साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 को डेटर्स टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, आपका मंथ्स में क्रेडिट पीरियड आ जाएगा। और अगर आप क्रेडिट पीरियड डेज में निकालना चाहते हैं तो 360 या 365 को डेटर्स टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दें तो आपका क्रेडिट पीरियड इन डेज आ जाएगा। बेटर यही रहेगा कि आप मंथ्स में निकालें, इसलिए 12 को DTR से डिवाइड करें। जैसा कि नीचे दी एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं, देखें आप, मैंने यहां कहा कि जो आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो है वो 10 है, तो इसका मतलब आपका क्रेडिट पीरियड क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1.2 मंथ्स। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है मेरी बुक्स में, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 29, जो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। और अभी जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं वो क्वेश्चन आपने अभी करना है, और जो बच्चा करेगा उसको बुलाएंगे, फैसिलिटेट करेंगे, देखते हैं कौन सा बच्चा इसको कर पाता है। ये रहा क्वेश्चन, एक बार फिर देखिए कि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको क्रेडिट पीरियड नहीं देगा, उसकी जगह अकाउंट्स रिसीवेबल या टर्नओवर रेशियो या डेटर्स टर्नओवर रेशियो दे देगा। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्या करें, 12 को DTR यानी डेटर्स टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करें तो आपको क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा इन मंथ्स। अगर आप 360 को डिवाइड करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो से तो आपको क्रेडिट पीरियड मिलेगा इन डेज। तो बिल्कुल सिंपल है। एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा, चार्ट में सबसे पहली लाइन आप बना लेना डेटर्स टर्नओवर रेशियो की, वो आपने ओरिजिनल चार्ट में भी बनाई हुई है। आप देखें, मैंने पहली लाइन DTR दी थी जिसकी चर्चा नहीं की थी, अब उसकी चर्चा मैंने कर दी। तो ये स्लाइड पलट देते, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, फिर आप उसको ट्राई करें। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यहां पर मैंने डेटर्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। फिर ध्यान रखिएगा बाय और टू का, हमारे क्वेश्चनों में सबसे बड़ा पंगा है बाय और टू का। यहाँ बाय है, यहाँ टू है, यहाँ बाय है, इस पे ध्यान दीजिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये जो बाय होता है ये ओरिजिनल के रेफरेंस पे होता है, मतलब बाय को जब भी लेंगे ओरिजिनल जो बेस है, जो प्रेजेंट है, उससे कोरिलेट करेंगे। बाय में बेस पर ऐड कर देंगे और टू में एज इट इज लेंगे। मैंने एक भले आदमी की तरह आपको पूरा हिंट दे दिया है और अब आप इसका आंसर निकालें। देखिए किस किस का हो गया है। अब आंसर सामने आने वाला है, आप आंसर देखिएगा। ये रियाज पे से पर्दा हटने वाला है, आंसर आ रहा है, ये लीजिए। तो किस किस बच्चे के तीनों आंसर सही है? इशारा किया करें किस किस के तीनों सही है। सबसे पहला सही जो है सिमरन का है। सिमरन जी आए, आपको मिलवाते हैं। दिखा रहे हैं बेटा, दिखा रहे हैं। देखिए इनका सबसे पहला सही आंसर सिमरन का, बहुत सही इन्होंने जवाब दिया, जोरदार तालियां इनको। थैंक यू। आइए अब इसके मेन पॉइंट बता दें। प्रेजेंट पॉलिसी में जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो 12 है, तो क्रेडिट पीरियड क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1 मंथ। इस वाले में डेटर्स टर्नओवर रेशियो प्रपोजल बी में 3 बोला गया है, तो वो क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4 मंथ। एक डिफरेंस ये। दूसरा जो एरर का हिस्सा है, क्रेडिट पीरियड बोला गया बाय 2 मंथ्स बढ़ेगा ए प्रपोजल में, तो ये फिर 1 से बढ़कर +2 करेंगे तो 3 मंथ हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 मंथ ले लेते हैं, जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है। देखिए सारे पॉइंट मैं आपको क्रूशियल बता रहा हूं। ये 2 बोला है और ये बाय बोला है, तो ये 2 का मतलब ये हो जाएगा कि पुरानी क्रेडिट कलेक्शन कॉस्ट 4 है पर नई 6 ही रहेगी। और ये बाय का मतलब ये हो जाएगा, पहले बैक डेट्स कितने थे? 1%, और अब बाय की वजह से 5% ऑफ सेल्स हो जाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट बोली है बाय 5%, पहले वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 70%, अब बाय 5% की जगह वो
की वजह से वो 75% ऑफ सेल्स हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट कह रहा है एडिशनल इंकर होगी 40 की, पुरानी फिक्स कॉस्ट 80 है, तो नई जो फिक्स कॉस्ट इस केस में हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 80 जमा 40 120 लाख। बैड डेट्स बोले हैं बाय 15%, पुराने कितने 1%, तो वो हो जाएंगे अब 16% ऑफ सेल्स। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपने ध्यान देना है, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। और सही आंसर जो है आपका वो ये है। देखिए इसमें कोई डाउट है तो बताएं। सही आंसर आपके सामने आ गया है। एक छोटी सी एरर है, जरा ध्यान दीजिए, ये रिड्यूस बाय बोला हुआ है, ध्यान दें आप, रिड्यूस बाय है, तो रिड्यूस बाय का मतलब ये 75 नहीं होगा, ये 65% होगा। अगर इंक्रीज्ड बाय होता ना तो फिर 75 होगा, यहाँ रिड्यूस बोला है इसलिए ये 65% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 70% है, अब 5% से कम हो जाएगा तो 65% ऑफ सेल्स हो जाएगा। क्लियर? अब आप मैच कर लें आंसर।